हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बोरोवर्स और टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो आज हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बोरोइंग पावर्स और अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स। ठीक है। तो देखो, हमारी जो कंपनीज होती है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की बोरोइंग पावर जो है वो लिखी होती है, यानी कि कंपनी मैक्सिमम कितना बोरोइंग कर सकती है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वो चीज जो है वो लिखी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग क्या होती है। तो देखो, अगर कोई कंपनी जो है अपनी बोरोइंग कैपेसिटी से ज्यादा बोरोइंग करती है, जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी थी, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ था कि वो मैक्सिमम 5 करोड़ का लोन जो है वो ले सकती है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। तो अगर यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी 6 करोड़ रुपए का लोन ले लेती है तो ये जो बोरोइंग की गई है इसी को हम अल्ट्रा वायरस बोरोइंग जो है वो कहते हैं। और अल्ट्रा वायरस बोरोइंग को लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि जो बैंक है वो इस लोन को रिकवर करने के लिए कंपनी के ऊपर लीगल केस जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करती है तो ये जो लोन है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक को कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग बाय डायरेक्टर। अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करते हैं, जैसे डायरेक्टर को बोला गया था कि आपने मैक्सिमम 1 करोड़ की यहाँ पर बोरोइंग करनी है और उसने 2 करोड़ रुपए की बोरोइंग जो है वो कर लिया है, तो इस केस में जो यहाँ पर डायरेक्टर्स है ना, वो पर्सनली लाइबल होंगे। ये जो 1 करोड़ रुपए का ज्यादा यहाँ पर लोन ले लिया गया है इसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो गए, यानी कि जो बैंक है वो डायरेक्टर से अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आरओसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ लोन चार्जेस। तो देखो, जब भी एक कंपनी बैंक से लोन लेती है, जब भी एक कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो अगर वो सिक्योर लोन है तो कंपनी अपनी एसेट्स को बैंक के पास जो है वो गिरवी रखती है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर 5 करोड़ का लोन लिया बैंक से, बदले में उसने अपनी एक मशीन, ठीक है, वो बैंक के पास यहाँ पर जो है वो गिरवी रख दी, एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल जो है वो दे दिया। ठीक है। अब बैंक को ना इस एसेट के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करना होता है। अब चार्ज कई तरह के हो जाते हैं, जैसे कि प्लेज का हो सकता है, मोर्टगेज का हो सकता है, ठीक है, हाइपोथिकेशन का हो सकता है। और ये चार्ज क्रिएट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि बैंक एक लीगल राइट जो है वो क्रिएट कर सके कि अगर बॉर्वर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक के पास लीगल राइट है कि वो एसेट को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकती है। पर ये काम करने के लिए जो भी यहाँ पर चार्ज क्रिएट किया गया इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो जरूरी होती है। नॉर्मली देखो, बैंक जो भी चार्ज क्रिएट करता है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो है वो करवानी जरूरी होती है कंपनीज के केस में। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि बैंक ने 50 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया है और मशीनरी से वो सिक्योर्ड है। तो अगर आरओसी के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है तो इस केस में जो बैंक होगा वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके पास लीगल राइट नहीं होगा एसेट्स को सेल करने के। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। देखो, बैंक लोन तभी अप्रूव करेगा अगर बैंक के पास रेजोल्यूशन हो कंपनी का। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली कंपनीज के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो लोन के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं, उसे एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए बैंक पहले जो रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन है, उसकी कॉपी लेगा। उसके बाद ही लोन को जो है वो ऑथराइज करेगा, यानी कि अप्रूव करेगा। ठीक है। अब ये जो आपका रेजोल्यूशन होता है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि लोन की डिटेल्स, कितने अमाउंट का लोन जो है वो लिया जा रहा है, कौन सी सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल जो है वो ऑफर की जा रही है, और ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन है, यानी कि किन के यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और जो बोर्ड मीटिंग्स है जहां पर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था उसका जो क्वारम है, यानी कि जो मिनिमम मेंबर्स है वो कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें जो है रेजोल्यूशन के अंदर स्पेसिफाई जो है वो की जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर
जो चार्जेस है उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है। सबसे पहले चार्जेस का अगर हम मतलब समझे, तो चार्ज क्या है, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जो कि यहाँ पर कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाता है जो बैंक के पास गिरवी रखी गई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो एक्सवाइजेड कंपनी ने अपनी मशीन को बैंक के पास गिरवी रखा है, तो इस मशीन के ऊपर एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। और ये किस द्वारा क्रिएट किया गया है, चार्ज के द्वारा। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर लीगल राइट या फिर लीगल क्लेम। जैसे बैंक के पास लीगल राइट आ गया है ना कि वो अगर बॉर्वर डिफॉल्ट करेगा तो वो बॉर्वर के एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जरूरी है कि वो जो है यहाँ पर चार्जेस को रजिस्टर करवाए ताकि उनके पास प्रायोरिटी हो एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो उस केस में जो लेंडर है वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो बन जाएगा, जिससे उसका जो रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई एसेट नहीं है सेल करने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अब बात करेंगे सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 77 है, इसके अकॉर्डिंग कंपनीज को जो भी यहाँ पर चार्ज क्रिएट किया गया उसको 30 दिन के अंदर अंदर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर बैंक ने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया तो कंपनी को ये जो इस चार्ज की जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार और कंपनी के पास 30 डेज के अंदर अंदर में जो है वो करवाना पड़ता है। और अगर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 डेज के अंदर जो है वो नहीं होती है तो कंपनीज को 30 दिन और दे दिए जाते हैं। टोटल जो डेज होते हैं वो 60 होते हैं। और इस केस में जब ग्रेस डेज कंपनीज को दिए जाते हैं तो कंपनी को फॉर्म CHG-10 के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, साथ ही साथ लेट फीस भी भरना पड़ता है। ठीक है, अगर 60 डेज से भी ज़्यादा एक्सटेंशन अगर कंपनी को चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है सेक्शन अंडर सेक्शन 87 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर 60 डेज के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है तो जो अदर क्रेडिटर्स हैं, जो लिक्विडेटर्स हैं, वो भी इक्वली जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो लेंडर है वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो माना जाता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू रजिस्टर अ चार्ज को कैसे यहाँ पर रजिस्टर करवाया जाता है। तो चार्ज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर फॉर्म्स हैं, जैसे कि जो CHG-1 है, ये जो फॉर्म है ये बेसिकली चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए, मॉडिफाई करवाने के लिए जो है यूज किया जाता है। फिर आपका CHG-4 है, ये रजिस्टर्ड चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए बॉर्वर ने अगर लोन की रीपेमेंट कर दी तो चार्ज को हटाने के लिए इस फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद CHG-5 जो है ये बेसिकली चार्ज के सेटिस्फेक्शन का नोटिस है। उसके बाद जो CHG-10 है ये यहाँ पर चार्ज रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, यानी कि आप इसमें चार्ज को रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसको जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 78, चार्ज होल्डर्स राइट टू रजिस्टर आर चार्ज। देखो अब किसके पास राइट है चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए। देखो वैसे तो एक नॉर्मली एक कंपनी जो है जो बैंक से लोन लेती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चार्ज को रजिस्टर करवाए, पर अगर ये ऐसा नहीं कर पाती है तो उस केस में जो लेंडर है वो डायरेक्टली जो है वो चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है ROC के पास। ठीक है, जैसे ही ROC के पास एप्लीकेशन आएगी चार्ज को रजिस्टर करवाने की तो जो ROC है वो कंपनी को नोटिफाई करेगा और कंपनी को 14 दिनों के अंदर अंदर में जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है ROC को तो वो यहाँ पर लेंडर के फेवर में चार्ज को रजिस्टर जो है वो कर देती है। फिर आता है सेक्शन 87, एक्सटेंशन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन। तो देखो अगर चार्ज रजिस्ट्रेशन 60 डेज से अबव हो जाता है तो कंपनी को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो डिले हुआ है वो एक्सीडेंटल और अवॉइडेबल रीजंस की वजह से हुआ है तो थोड़ा सा और टाइम पीरियड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दे देती है। ठीक है, और इस केस में जो प्री एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स होते हैं जिनका क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर उनको प्रायोरिटी मिल जाती है उस कंपनी के मुकाबले जिसका रजिस्ट्रेशन लेट हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है तो क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो आपका चार्ज होता है वो वॉइड हो जाता है। वॉइड होने का मतलब है कि जो लेंडर है उसका सिक्योरिटी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है और लेंडर के पास अब कोई भी लीगल राइट या फिर लीगल क्लेम नहीं होता है एसेट के ऊपर। उसके बाद जो लेंडर है वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो बन जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है कि जैसे बाकी क्रेडिटर्स हैं वैसे ही बैंक को भी ट्रीटमेंट मिलेगी। ठीक है, और उनके बीच में इक्वली पैसा बटेगा। उसके बाद जो लॉस रिकवरी प्रायोरिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जिससे अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के
अगेंस्ट प्रायोरिटी मिलती है कि पहले उसका पैसा मिलेगा फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। पर अगर आपने चार्ज को रजिस्टर ही नहीं करवाया तो ये जो प्रायोरिटी है वो आपके यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद जो लीगल डिस्प्यूट है, अगर डिलेज है तो लेंडर जो है वो कोर्ट वगैरह में यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, उसको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है लोन को रिकवर करने के लिए। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो कंपनी तक का जो टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड बैंकिंग कंसिडरेशन। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसके अंदर आपको कंपनीज और पार्टनरशिप दोनों के ही फीचर्स दिख जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरह की पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं और चलाते हैं। और इन जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो देखो आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी का जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो फीचर था वो इसके अंदर आपको दिख रहा है, और पार्टनरशिप का जो फीचर है वो भी इसमें आपको जो है वो दिख रहा है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 के अंदर, और इसके लिए एक एलएलपी एक्ट जो है वो पास किया गया था। और इससे इसके पास होने की वजह से जो अब पार्टनर्स है उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल गई थी, क्योंकि अब उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड जो है वो कर दी गई थी। जैसे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है वैसे एलएलपी काम नहीं करता। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि अपने मेंबर से सेपरेट जो है वो मानी जाती है, और ये अपने नाम के ऊपर किसी को केस किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, और कोई थर्ड पार्टी इसके ऊपर भी केस जो है वो कर सकती है। और पार्टनर्स का कुछ भी लेना देना जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी जो है वो पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है पर्सनल लायबिलिटी से। मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके डेट्स को पे करने के लिए पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स है उसको सेल जो है वो नहीं किया जा सकता है। जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पर प्रोफेशनल फर्म, स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस को जो है वो प्रेफर किया जाता है। उसके बाद आता है की फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी के यहाँ पर क्या की फीचर्स होते हैं? सबसे पहले लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर से। लॉ की नजर में इसके ऑनर्स अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, और ये जो एलएलपी है वो अलग है। मिनिमम पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स जो है वो होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि उन्होंने जितना एग्री किया हुआ है कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे पार्टनर्स ने बोला कि मैक्सिमम मैं 5 करोड़ रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगा एलएलपी के अंदर, तो उसकी लायबिलिटी 5 करोड़ रुपए यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। एलएलपी जो है उससे 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो नहीं मांग सकती है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर इसे कंपलसरी जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। टैक्सेशन की बात करें तो पार्टनरशिप के जैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रीट किया जाता है। गवर्नेंस बॉडी की यहाँ पर बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम करती है। परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो जो आपकी एलएलपी है वो तब तक काम करती रहती है जब तक कि उसे फॉर्मली डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। गवर्निंग लॉ की बात करें तो एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008 जो है वो गवर्न करता है, पार्टनरशिप फॉर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013। लीगल आइडेंटिटी की बात करें तो ये अपने पार्टनर से सेपरेट मानी जाती है। पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट नहीं मानी जाती है। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म को एक ही माना जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी से सेपरेट जो है वो माना जाता है, यानी कि ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। मिनिमम मेंबर्स की बात करें तो तीनों में दो दो मिनिमम मेंबर्स जो है वो जरूरी होता है। लायबिलिटी की बात करें तो एलएलपी के अंदर जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अनलिमिटेड होती है, और जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां पर भी जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से लिमिटेड होती है। जितने उन्होंने शेयर्स बाय किए हैं उतने तक ही उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। फिर यहाँ पर बात करेंगे परपेचुअल एग्जिस्टेंस की। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि अगर पार्टनर्स चेंज भी हो जाए तब भी ये काम जो है वो करते ही रहते हैं, बंद नहीं होते। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करके एक नई पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनानी पड़ती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि इसके जो ऑनर्स है वो चेंज होते रहते हैं पर कंपनी अपना काम जो है वो करती रहती है। कॉमन सील की बात करें तो एलएलपी की केस में ऑप्शनल होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के पास की फॉर्म में कोई भी कॉमन सील नहीं होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो कॉमन सील होती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को स्यू किया जा सकता है ना, और ये अपने नाम पर स्यू कर भी सकती है और इसके ऊपर भी किया जा सकता है। और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सिर्फ जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है उनके खिलाफ ये केस जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ तभी केस कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड हो।
लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वहां पर, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी होती है, तो ये भी यहाँ पर सीओ वगैरह जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपलसरी होता है, एलएलपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ऑप्शनल होता है और लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रिकॉशंस की। तो जब भी एक एलएलपी को बैंक लोन देता है तो बैंक को यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेनी पड़ती हैं। देखो, एलएलपी के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, जिसके लिए बैंक का जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक अपने पैसा को रिकवर करने के लिए पार्टनर्स की एसेट्स को सेल जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए बैंक को थोड़ा सा सिक्योर होकर चलना होता है, लोन सिक्योरिटी मेजर्स को यूज करना होता है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके जो है वो रख सके। ओके, अब जो की प्रिकॉशन है उसका अगर हम ध्यान करें तो सबसे पहले बैंक को यहाँ पे जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसे यहाँ पे जो है वो वेरीफाई करना है, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट से ही बैंक को पता लगेगा कि जो पार्टनर्स है उनकी क्या लायबिलिटीज है और उनकी क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उनकी क्या राइट्स है और उनकी क्या बोरविंग पावर है। फिर ऑब्टेनिंग बोरविंग रेजोल्यूशन, तो एलएलपी जो है वो एक रेजोल्यूशन को पास करेगी किसी भी लोन को लेने के लिए, तो उस रेजोल्यूशन को ऑब्टेन करना, चेक करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ये जरूरी भी होता है। चेक फॉर कॉमन सील, अगर यहाँ पर कॉमन सील की जरूरत पड़ती है तो देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर एलएलपी की कॉमन सील जो है वो होनी चाहिए, साथ के साथ जो ऑथराइज पार्टनर्स है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। पर्सनल गारंटी की अगर हम बात करें तो बैंक जो है वो कई बार पार्टनर से भी गारंटी मांगते हैं कि अगर आपकी एलएलपी अगर हमें पैसा नहीं दे पाती तो आपको पैसा जो है हमें देना पड़ेगा, और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको इस टर्म कंडीशन को जो है वो मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोर्गेज और पर्सनल एसेट्स। ठीक है, तो कई बार जो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं वो क्योंकि पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, तो जो बैंक है वो एलएलपी पार्टनर से डिमांड कर सकते हैं कि आप अपनी कोई पर्सनल एसेट जो है हमारे पास कोलैटरल फॉर्म में रख दीजिए। फिर यहाँ पर मॉनिटर एनकम्बरेंस ऑन एलएलपी एसेट्स। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो एलएलपी है उसे आरओसी के पास चार्ज की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से बैंक के लिए वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है कि जिस एसेट्स को बॉर्गर एज अ कोलैटरल दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर पहले से ही कोई ना कोई चार्ज क्रिएट किया गया है। जैसे मान के चलिए अगर एक यहाँ पर ए पर्सन था, उसके पास एक घर था, उसने घर को गिरवी रख के बी बैंक से पहले ही लोन ले लिया, अब ये सी बैंक के पास पहुंचा इस घर को गिरवी रख के लोन लेने के लिए, तो सी को वेरीफाई करना जरूरी है कि इसके ऊपर पहले से कोई लीगल क्लेम तो नहीं है, कोई लीगल राइट तो नहीं है। उसके बाद एग्जामिन फाइनेंशियल आरओसी फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलएलपी की जो एनुअल रिटर्न्स हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स हैं, एसेट रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें भी यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है क्रेडिट को अप्रूव करने से पहले। अब बात करेंगे पोटेंशियल बैंकिंग चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस बैंक को जो है फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखो, जो एलएलपी एसेट्स होती है उनके ऊपर पहले से ही कोई लीगल राइट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चलकर बैंक को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर पहले से ही किसी के पास गिरवी रखा हुआ है तो पहला राइट उसी का होगा, जिससे बैंक को अपना पैसा जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि आरओसी के अंदर इसको रजिस्टर भी नहीं करवाया जाता है, तो इसके लिए बैंक के लिए क्या जरूरी है कि वो खुद से लीगल सर्च करे एलएलपी एसेट्स के ऊपर कि एलएलपी एसेट्स को पहले से तो नहीं किसी के पास गिरवी रखा हुआ है, इसके ऊपर पहले से तो नहीं कोई चार्ज क्रिएट किया गया है। उसके बाद है यहाँ पर पार्टनर्स पर्सनल लायबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, तो जो बैंक है, अब क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो इस केस में बैंक को क्या करना चाहिए, पार्टनर से पर्सनल गारंटीज जो है वो लेनी चाहिए, ताकि अगर पार्टनरशिप फर्म पैसा ना दे पाए तो पार्टनर से जो है वो पैसा बैंक रिकवर कर सके। उसके बाद डिफिकल्टी इन रिकवरिंग लोन्स। अब एलएलपी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है और एग्जिट इजिली हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योर लोन्स हैं, ठीक है, जो सिक्योर लोन्स हैं उनको रिकवर करना काफी यहाँ पर मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो बैंक को यहाँ पर क्या करना है, कोशिश करना है कि जो भी वो लोन दे वो सिक्योर्ड ही प्रोवाइड करे और लोन को सिक्योर किया जा सके मॉर्गेज या फिर फिक्स एसेट प्लेज के द्वारा। फिर उसके बाद नो ऑटोमेटिक चार्ज रजिस्ट्रेशन। कंपनीज के अंदर तो चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, पर एलएलपी केस में ऐसा नहीं होता। एलएलपी के केस में जो है कोई भी यहाँ पर चार्ज को रजिस्टर करवाने का मैकेनिज्म जो है वो नहीं है, तो इसके लिए बैंक को क्या करना है, एक लीगल चार्ज डॉक्यूमेंट बनाना है और उसे सरसई के अंदर जो है वो रजिस्टर जो है वो करवा देना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अदर एंटिटीज एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। अदर एंटिटीज की बात करें जो बाकी रह गई हैं, जो बैंक के साथ पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वो है सोसाइटीज, एसोसिएशन एंड ट्रस्ट। सोसाइटीज, एसोसिएशन और ट्रस्ट जो है वो नॉन कमर्शियल एंटिटीज होती है, यानी कि ये ट्रेड करने का काम जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है वो काम करते हैं और इनको अपना काम करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे कि इन्हें लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज की जो है वो जरूरत होती है। ठीक है,
तो बैंक जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे तो सबसे पहले बैंक को ये देखना है कि इनके पास लीगल अथॉरिटी है या फिर नहीं है बोरो करने की, ठीक है। और मोर्गेज एसेट्स को भी यहाँ पे जो है वो ध्यान से वेरीफाई जो है वो करना है। उसके बाद कुछ की डॉक्यूमेंट जैसे कि जो बाय लॉज है, जैसे देखो कोई भी ट्रस्ट है उसका बाय लॉज होता है जिसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिखे होते हैं, जिनको फॉलो करके ट्रस्ट जो है वो काम करता है। उसके बाद बोरोइंग के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है तो उसे एक्सेप्ट करना और वेरीफाई करना, चेक करना रेगुलेटरी अप्रूवल, अगर रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत है तो चेक करना कि रेगुलेटरी अप्रूवल लिया गया है या फिर नहीं। जो ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंटिटी के बिहाफ पर जो है वो एसेट्स को प्लेज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ बॉर्वर्स के बारे में डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर। तो हमें पता लग चुका है कि कौन कौन से यहाँ पर बॉर्वर्स होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स आए, फिर यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद हमारी यहाँ पर कंपनीज। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गए तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। तो इसको करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगह मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटो। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। तो देखो बैंक जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंड बेस्ड क्रेडिट और एक होता है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फंड बेस्ड क्रेडिट की बात करें, देखो फंड बेस्ड क्रेडिट के अंदर एक बैंक जो है वो डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करता है बोरवर को। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का लोन लिया एबीसी बैंक से, ठीक है। तो एबीसी बैंक ने 5 करोड़ रुपए फंड जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की इसे हम कहते हैं फंड बेस्ड क्रेडिट, जिसके अंदर एक्चुअल में फंड जो है वो बोरवर को देता है बैंक। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट के अंदर जो बैंक है वो बेसिकली फाइनेंशियल गारंटी जो है वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, ताकि उसे किसी दूसरी पार्टी से फाइनेंस मिल सके। जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो ए पर्सन है बी पर्सन से 50,000 की जो गुड्स है वो बाय किया, और उसने बोला कि मैं जो पेमेंट है वो आपको 3 महीनों के बाद करेंगे, और बी यहाँ पर मान नहीं रहा है। तो ए ने अपने बैंक को बोला कि आप मेरे बिहाफ पर प्लीज बी को गारंटी दे दीजिए ताकि वो मान जाए। तो बैंक ने यहाँ पर ए के बिहाफ पर बी को गारंटी दे दी कि भाई अगर इसने यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट हम कर देंगे, आप निश्चिंत होकर गुड्स इसको क्रेडिट गुड्स जो है इनको क्रेडिट पे जो है वो सेल कर दो। तो बी ने यहाँ पर क्रेडिट पे जो है वो ए पर्सन को 50,000 की गुड्स सेल कर दी। तो यहाँ पर देखो बैंक जो है वो डायरेक्टली ए को फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी दूसरी पार्टी से फंड्स प्रोवाइड करवाने का जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल गारंटीज होती हैं जिसके अंदर डायरेक्ट फंड की डिसबर्समेंट नहीं की जाती है, बल्कि बैंक जो है वो गारंटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बॉर्बर है उसे किसी दूसरी पार्टी से फंडिंग वगैरह जो है मिल सके। तो इसके अंदर मेनली हमारे एलसी और बैंक गारंटीज जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज को डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो इस फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया है। अब फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज आती है, सबसे पहले आता है इसमें कैश क्रेडिट स्कीम। कैश क्रेडिट स्कीम के अंदर एक अकाउंट जो है वो कस्टमर को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस अकाउंट के अंदर एक स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो मतलब एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो डाल दी जाती है। जैसे मान के चलिए इस अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, बैंक ने मतलब ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो कस्टमर है वो यहाँ पर 50,000 रुपये तक जो है वो इस अकाउंट से विड्रॉ करवा सकता है और उसे यूज कर सकता है। तो ये जो अकाउंट है ये आपका यहाँ पर कैश क्रेडिट जो है वो कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम ड्रॉइंग पावर है, यानी कि जो कस्टमर है वो कितना पैसा जो है वो अकाउंट से विड्रॉ करवा सकता है, तो उसकी एक लिमिट होती है जिसके लिए हम लोग जो कस्टमर का जो स्टॉक है, रिसीवेबल है, उसको कंसीडर करते हैं। क्योंकि कैश क्रेडिट के केस में ये जो स्टॉक है, रिसीवेबल से यही जो है एज अ सिक्योरिटी का जो है वो काम करते हैं।
ठीक है। तो इसको ना आप एक क्रेडिट कार्ड के जैसे समझ सकते हो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के अंदर आप एक आपको लिमिट दी जाती है ना, तो आप उस लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हो, तो सेम चीज है यहाँ पर। और ये जो लोन है वो नॉर्मली कंपनीज को अपने वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो दिया जाता है, यानी कि जो कंपनीज हैं वो इस पैसे से अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। की फीचर्स की बात करें तो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट एक्चुअली यूज की गई है बॉर्बर के द्वारा उसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे अगर अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए है और इसमें से 20,000 रुपये जो है वो पर्सन ने विड्रॉ करवा लिए, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 रुपये के ऊपर ही जो है वो लगेगा, ठीक है। और ये करंट अकाउंट के जैसे जो है वो ऑपरेट करता है, जैसे कि डिपॉजिट करवा दिया, विड्रॉवल करवा दिया। सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्मली ये जो रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, रिसीवेबल्स है, वो यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो काम करता है। यानी कि अगर उसे लो बैंक को अगर लोन का पैसा नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर स्टॉक रॉ मटेरियल को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। एडवांटेजेस की बात करें तो बॉर्बर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जब चाहे वो फंड्स को विड्रॉ करवा सकता है। लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो रहती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज फंड्स पे ही अप्लाई जो है वो होता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ कैश क्रेडिट। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है फंड डाइवर्जन रिस्क। जो बॉर्बर है वो हो सकता है कि वो पैसे को गलत तरीके से यूज करे। जैसे मान के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी, उसने बोला कि मुझे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए, तो बैंक ने यहाँ पर कैश क्रेडिट जो है वो ऑफर कर दिया, और बाद में कंपनी ने क्या किया, जाकर उस पैसे को जुए में हार गया। तो इसी को हम फंड डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे फंड डाइवर्जन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बॉर्बर को जिस काम के लिए पैसा दिया, बॉर्बर ने उस काम के लिए उस पैसे को यूज नहीं किया, किसी और पर्पज के लिए यूज कर लिया। उसके बाद डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड यूज। तो कस्टमर अपने पैसे को कैसे यूज कर रहा है उसको ट्रैक करना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होता था। तो बैंक को नॉर्मली इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है वो करनी पड़ती है, जैसे कि जो सेल्स है उनको अकाउंट डिपॉजिट्स के साथ कंपेयर किया जाता था, ताकि पता लगाया जा सके कि जो बॉर्बर है वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे ओवरड्राफ्ट एंड ओवरड्राल्स, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या है, देखो, ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर एक कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसा जो है वो ड्रॉ करवा सकता है। जैसे अगर यहाँ पर एक कस्टमर है, उसने एबीसी के पास एक अकाउंट जो है वो ओपन करवाया, मान के चलिए वो करंट अकाउंट है। अब इसके अंदर 2 लाख रुपए और इसको यहाँ पर 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर इस अकाउंट के में से 3 लाख रुपए जो है वो ड्रॉ करवा सकता है। और ये जो 1 लाख रुपए उसने ज्यादा विड्रॉ कराया है, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का लोन होता है जो कि बैंक यहाँ पर बॉर्बर को देता है, ठीक है। और जो ओडी की लिमिट है, ये बेसिकली जो शेयर्स उसके पास है, जो एफडी है उसके हिसाब से सिक्योर की जाती है। अगर इसके पास ऐसा नहीं होता है तो हम मानेंगे कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो अनसिक्योर्ड है। कुछ यहाँ पर टेम्पररी ओडी भी जो है वो ग्रांट किया जाता है अर्जेंट नीड्स के लिए बैंक के हिसाब से। अगर बैंक को सही लगता है कि वाकई में जरूरत है तो यहाँ पर कुछ टेम्पररी ओडीज भी इश्यू जो है वो कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो दे दी जाती है। की फीचर्स की बात करें, जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज अमाउंट के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ करवा रहे तो इंटरेस्ट 1 लाख रुपए के ऊपर ही आपको पे करना है, उससे ज्यादा का नहीं। और बॉर्बर की कन्वीनियंस होती है, बॉर्बर के पास जब पैसे होते हैं तब वो पैसा जो है वो वापस जो है वो कर देता है बैंक को। और ये बिजनेस और जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कॉमन है, यानी कि वो इस मेथड का काफी ज्यादा यूज है वो करते हैं। फिर बात करते हैं डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स क्या होते हैं, देखो, डिमांड लोन शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कि कस्टमर की बैंक की डिमांड के ऊपर रिपेबल होते हैं। जैसे कि अगर बैंक ने यहाँ पर लोन दे दिया, तो जब यहाँ पर बैंक लोन डिमांड करेगा कस्टमर से कि हमारे लोन का पैसा वापस करो, तो बॉर्वर को जो है लोन का पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो अप टू 1 ईयर हो जाती है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है कॉमन ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। देखो, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो कैश फ्लोज होते हैं उनके बीच में टेम्पररी बेसिस पे मिसमैच आ जाता है, यानी कि आपके कैश आउटफ्लोज बढ़ जाते हैं, कैश इनफ्लोज कम हो जाते हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज बन गया है, ठीक है, मतलब आपको पैसा आने में काफी जो है वो टाइम लग जाएगा, तो ये जो ब्रिज है ना, गैप है, इसको ही ब्रिज करने के लिए जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। डिमांड लोन का जो है वो यूज करते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेसिस फंड्स को अरेंज किया, फिर उससे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, बाद में पैसा जो है वो बैंक को वापस कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे टर्म लोन्स। देखो, टर्म लोन्स बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिए जाते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कोई मशीनरी खरीदने, लैंड खरीदने, बिल्डिंग खरीदने, तो उसके लिए बैंक यहाँ पर लोन जो है वो देता है। उसके बाद जो लोन है वो नॉर्मली ईएमआई मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है वो पे किया जाता है, और ये कोलैटरल बैक्ड होता है, ये कोलैटरल बैक्ड होता है, और यहाँ पर बैंक के लिए जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल होती है। फिर बात
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले हमें बिल्स का मतलब समझना होगा कि बिल्स बेसिकली क्या होते हैं। देखो, जब एक कंपनी सेल्स करती है तो वो दो तरीके से करती है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल। कैश सेल्स के अंदर कंपनी को पैसा उसी टाइम मिल जाता है, पर क्रेडिट सेल के अंदर कंपनी को पैसा कुछ टाइम के बाद मिलता है। जैसे मान के चले ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, तो बी कंपनी ने एक कंपनी से 50,000 की जो गुड्स है वो बाय की, और बी ने कहा इसकी पेमेंट जो है वो मैं आपको 3 महीनों के बाद करूंगा। तो ये जो सेल है वो क्रेडिट सेल है, और ये 50,000 पे जो फ्यूचर में इसको मिलने वाले हैं इसी को हम यहाँ पर बिल्स कहते हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बिल्स कहेंगे। अब ये जो आपका पर्सन है ए, अगर इसे इमीडिएट बेसिस पे फंड्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो वो ये जो बिल है, ठीक है, नॉर्मली ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि जो सेलर होता है वो बोरोवर से रिटर्न में जो है वो साइन करवा लेता है कि आप हमें फ्यूचर में जाकर 3 महीने के बाद पेमेंट जो है वो करने वाले हैं, और जब रिटर्न में साइन करवा लिया जाता है तो ये बिल बन जाता है। ठीक है, तो जो कस्टमर है वो यहाँ पर इस बिल को सेल कर सकता है। किसे सेल कर सकता है? बैंक को सेल कर सकता है। और बैंक क्या करेगा, इस बिल को एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर जो है वो खरीद लेगा। जैसे अगर इस बिल की वैल्यू 50,000 रुपये है तो वो बैंक क्या करेगा, वो 40,000 रुपये में जो है वो खरीद लेगा। ठीक है, और ये 40,000 रुपये किसे दे देगा, यहाँ पर ए को दे देगा, और 10,000 रुपये अपने पास ही जो है वो रख लेगा। अब आगे बैंक क्या करेगा, तो इस बिल को यहाँ पर 3 महीनों के लिए जो है वो अपने पास रखेगा, और 3 महीनों के बाद जाकर वो बी से सारा का सारा, यानी कि जो बायर है उससे 50,000 रुपये रिकवर कर लेगा, जिसमें से 10,000 रुपये इसका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर परचेज या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है वो कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बिजनेस जो है अपने रिसीवेबल्स को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर देती है, ताकि वो उसको इमीडिएट बेसिस पे कैश में कन्वर्ट कर सके और उसका यूज कर सके, और उसका जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल जो है वो हो सके। बैंक नॉर्मली जो है वो ट्रेड बिल्स को जो है वो बाय करते हैं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, ताकि बिजनेसेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर आपका आता है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या आता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक तरीके से बैंक गारंटी होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर है और ये यूएसए के अंदर है। तो ए ने बी से एक मशीन जो है वो खरीदी है। ठीक है, इस केस में ये जो है वो इंपोर्टर है और ये जो है आपका यहाँ पर एक्सपोर्टर है। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जो बी है उसके लिए रिस्क क्या है कि हो सकता है कि मशीन को डिलीवर कर दे और ये पेमेंट ना करे। इसके लिए क्या रिस्क है कि हो सकता है कि ये पेमेंट पहले कर दे और ये बाद में मशीन डिलीवर ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो नहीं पाती है, तो बैंक की यहाँ पर एंट्री होती है। बैंक क्या करता है, इंपोर्टर के बिहाफ पर गारंटी देता है एक्सपोर्टर को कि अगर आपने टाइमली पेमेंट मतलब टाइमली गुड्स और जो गुड्स हैं उसको डिलीवर कर दिया तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। यानी कि बैंक ने बी को एश्योरेंस दी, यानी कि भरोसा दिया कि अगर आप टाइमली गुड्स डिलीवर कर देते हो, ए को मशीन डिलीवर कर देते हो, तो जैसे ही आप डिलीवर कर दोगे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर बाई चांस ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जब यहाँ पर गारंटी मिल गई एक्सपोर्टर को तो आसानी से गुड्स को डिलीवर कर दे, क्योंकि यहाँ पर बैंक की गारंटी मिल गई। तो ये इसी को हम यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की यहाँ पर बैंक गारंटी होती है जो कि इंश्योर करते हैं कि जो सेलर है वो जब सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देगा तो उसे पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एलसी की अगर हम बात करें तो दो तरह के, एक साइट एलसी और एक इश्यूएंस एलसी। देखो, साइट एलसी ऐसी एलसी होती है जिसको जैसे ही प्रेजेंट कर दिया जाता है, मतलब कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर दिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा, उसको पेमेंट मिल जाती है। यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होता है। इश्यूएंस एलसी यहाँ पर क्या होता है, देखो इश्यूएंस एलसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि 90 डेज हो गया। 90 डेज के बाद ही यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बेनिफिट्स की बात करें तो सप्लायर के लिए, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसके लिए जो पेमेंट रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो बायर्स है उसको बेटर टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर सामान जो है वो मिल जाता है। ठीक है, बैंक की रिस्क की बात करें तो अगर यहाँ पर बायर फेल हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक को यहाँ पर एलसी की पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो बैंक के लिए एक तरह की कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। बैंक गारंटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, बैंक गारंटी क्या होती है, तो नॉर्मली देखो बैंक गारंटी के अंदर जो बैंक है वो बेनिफिशियरी को कमिटमेंट देता है कि अगर एप्लीकेंट अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो हम फुलफिल कर देंगे। जैसे अगर ए और बी है, ए ने बी से 10 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो लोन लिया, ए ने बी से 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बी पर यहाँ पर दे नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर रिस्क था। तो ए के बैंक ने बी को कहा कि आप लोन दे दीजिए इसको, अगर बाई चांस ये लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम कर देंगे, तो ये आपका बैंक गारंटी कहलाएगा। ठीक है,
और बैंक गारंटी को नॉर्मली यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका परफॉर्मेंस गारंटी। देखो परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि बैंक गारंटी देता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है वो कंप्लीट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी लॉस होगा वो उसको बैंक कंपनसेट करेगा। फाइनेंशियल गारंटी के अंदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की गारंटी देता है बैंक की जो एप्लीकेंट है ना, वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जो है वो टाइम पर फुलफिल करेगा। बेनिफिट्स की बात करें तो जो यहाँ पर सेलर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पेमेंट सिक्योरिटी मिल जाती है, जिससे बिजनेस क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। और जो रिस्क ऑफ फॉर बैंक की बात करें तो अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट कर देगा तो बैंक को यहाँ पर गारंटेड अमाउंट को जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लोन सिस्टम और डिस्काउंटिंग इन बैंकिंग, ठीक है। तो लोन सिस्टम क्या है और बिल डिस्काउंटिंग कैसे यहाँ पर जो है वो की जाती है बैंकिंग के अंदर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लोन सिस्टम की बात करें कि लोन सिस्टम यहाँ पर क्या है, देखो लोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और लोन सिस्टम के अंदर जो लोन की रिपेमेंट है वो नॉर्मली फिक्स इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में की जाती है, जैसे कि मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। और लोन जो है वो वन टाइम परचेज है, जैसे कि मशीनरी को बाय करने के लिए, व्हीकल को बाय करने के लिए जो है वो दिया जाता है। की फीचर्स की अगर हम यहाँ पर अगर कोई न्यू लोन यहाँ पर बोरवर जो है वो लेता है तो वहां पर उसे अप्रूवल, फ्रेश अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करवानी पड़ती है। की फीचर्स की बात करें, जो बोरवर है वो यहाँ पर ईएमआई को, फिक्स्ड ईएमआई को रिपे करता है सेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और एक बार लोन अगर डिसवर्स हो जाता है तो फर्दर यहाँ पर विड्रॉवल अलाउड जो है वो नहीं होते। लोन रिन्यूअल जो है, अगर लोन को रिन्यू करवाना है तो फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल करवानी जरूरी होती है। फिर यहाँ पर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लोन सिस्टम। लोन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले देखो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो एनकरेज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग ही बॉर्वर को लोन जो है वो देना पड़ता है। फिर यहाँ पर आता है आपका बेटर फंड मैनेजमेंट फॉर बैंक्स, ठीक है। तो बैंक्स भी अपने फंड्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज कर पाती है अपने, क्योंकि उसे रीपेमेंट स्ट्रक्चर को के बारे में पता होता है, जिससे वो प्रोडिक्शन वगैरह कर पाती है। फिर आता है आपके यहाँ पर डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो बॉर्वर है वो लोन के लिए दोबारा से जो है रीअप्लाई जो है वो कर सकता है, जिससे इनफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और ओवर बॉर्बिंग का भी रिस्क बढ़ जाता है कि जो बॉर्वर है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पे जो है वो लोन ले लेता है, जिससे बॉर्वर के लिए लोन को रिपे करना काफी मुश्किल जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो बैंक यहाँ पर कौन से जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए जो है वो दिया जाता है, या फिर अगर वन टाइम बिजनेस एक्सपेंसेस को कवर करना है तो उनके लिए दिया जाता है। और टाइम टेन्योर की बात करें तो अप टू 1 ईयर। टर्म लोन जो है वो बेसिकली फिक्स एसेट्स को बाय करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि मशीनरी, लैंड और एक्सपेंशन, और उसका जो टेन्योर है वो 3 से लेकर 15 साल है। ब्रिज लोन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यहाँ पे जो है दी जाती है तब, ताकि जो टेम्परेरी यहाँ पर फंडिंग नीड्स है उसको फुलफिल जो है वो किया जा सके। और इसका जो टेन्योर है वो अप टू 1 ईयर होता है। कंपोजिट लोन की बात करें तो कंपोजिट लोन क्या होता है, इसके अंदर आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दोनों ही मिल जाता है, यानी कि एक लोन के अंदर आपको दोनों लोन जो है वो मिल जाते हैं। यानी कि आप इस पैसे से फिक्स एसेट को भी बाय कर सकते हो और वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स है उसको भी फुलफिल कर सकते हो। और इसका जो टेन्योर होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिटेल लोन्स की। तो रिटेल लोन्स के अंदर आपका यहाँ पर जो पर्सनल लोन्स होते हैं हाउसिंग के लिए, व्हीकल, एजुकेशन के लिए, वो आ जाते हैं। और इनका जो टेन्योर होता है वो अप टू 30 ईयर्स होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो मैंने आपको ऑलरेडी परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में बता दिया है। तो एक फाइनेंशियल टूल होता है बिजनेस के हाथ में, जिससे बिजनेस जो है अपने ट्रेड रिसीवर्स को सेल करके उसे इमीडिएट कैश में जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर लेते हैं। बैंक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज भी कर सकता है और डिस्काउंट भी कर सकता है, और जो बिजनेसमैन है उनको फंड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो कि यहाँ पर कैश फ्लो मिसमैच को फेस जो है वो कर रहे होते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टिपिकली 30 से लेकर 180 डेज तक की फाइनेंसिंग जो है इसमें दी जाती है। सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है ये, मतलब कि जैसे टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो जो बायर है वो पेमेंट कर देता है बैंक को,
तो बिजनेस को कोई भी रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ये वर्किंग कैपिटल लोन से सेफर माना जाता है, मतलब कि अनसिक्योर्ड जो वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते हैं उनसे जो है वो सेफर माना जाता है। फिर आपका आता है यहाँ पर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है। देखो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो बेसिकली यहाँ पर जो बिल डिस्काउंटिंग है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर एनकरेज करती है। मतलब कि जो अनसिक्योर्ड बुक डेट्स है उनको देने के बजाय बैंकों को कहा जाता है कि आप बिल डिस्काउंटिंग जो है वो कर दीजिए और इसके थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड कीजिए। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो डिस्काउंट करवा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉई बिल। क्या है हमारा यहाँ पर ड्रॉई बिल सिस्टम? तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जहां पर एक कंपनी जो है अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल करके डिस्काउंट करवाकर उसे इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसको बेसिकली ट्रेड ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ये सेलर्स को अलाउ करती है कि ये यहाँ पर जिन गुड्स को उन्होंने क्रेडिट पे सेल किया है उसको इमीडिएट कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सके। ऐसा कैसे होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल करके या फिर डिस्काउंट करवा के। तो ये जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जो बोथ पार्टीज है बायर और सेलर उनको यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल सके। ठीक है, जैसे बायर को बेनिफिट मिल जाता है कि वो थोड़े टाइम बाद पेमेंट कर सकता है, सेलर को बेनिफिट मिल जाता है कि उसे इमीडिएट बेसिस पे फंड्स मिल जाते हैं। ड्रॉई सिस्टम जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक होता है एक्सेप्टेंस सिस्टम और एक होता है आपका यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक्सेप्टेंस सिस्टम के अंदर क्या होता है तो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन ने यहाँ पर 50,000 की जो गुड्स है वो बी पर्सन को यहाँ पर जो है वो सेल की है। ठीक है, तो ए कौन है? सेलर है यानी कि जो बिजनेसमैन है, और जो बी कौन है? ये यहाँ पर बायर है। बायर ने बोला कि मैं इसकी पेमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद जो है वो करूंगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पर रिटर्न में बी पर्सन से लिखवा लिया कि मैंने आपको सेल की है तो आप मुझे 3 महीनों के बाद 50,000 की जो पेमेंट है वो करोगे। तो बी ने यहाँ पर इसको साइन कर लिया, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करेगा? तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बेसिकली बायर का जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे मान लीजिए चलो बायर का जो बैंक है वो बीबी है, तो जो बीबी बैंक है वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सेप्ट करने के बाद बिल को डिस्काउंट कौन करेगा? तो जो सेलर का बैंक होता है, जैसे कि मान के चलिए सेलर का बैंक जो है वो डबल ए है, तो जो डबल ए है वो यहाँ पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करेगा और जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो ये जो बैंक है वो बायर के बैंक से पैसा जो है वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेलर है वो अपने बैंक के पास जाकर उसे डिस्काउंट करेगा। ठीक है, और इमीडिएट फंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ड्यू डेट के ऊपर जो बायर बैंक है वो यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर देगा सेलर बैंक को। ठीक है, उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? देखो, बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंदर सीधे तौर पर जो बायर का बैंक होता है वही यहाँ पर बिल को डिस्काउंट कर लेता है, यानी कि यहाँ पर सेलर के बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सेलर के बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर यहाँ पर वही सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, सेम एग्जांपल, तो यहाँ पर इस बैंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बायर का बैंक है वो बीबी बैंक है, तो जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो ए है वो डायरेक्टली बायर के बैंक से यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट करवा लेगा। और जब बिल ऑफ एक्सचेंज मेच्योर हो जाएगा तो जो बीबी बैंक है वो यहाँ पर बी से जाकर अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका दो तरीके से जो है वो काम करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एडवांटेजेस की बात करें, ड्रॉय बिल स्कीम के एडवांटेजेस यहाँ पर क्या है? अगर हम सेलर की बात करें, सेलर को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सबसे पहले देखो, सेलर को एश्योर्ड पेमेंट मिलती है, यानी कि सेलर को गारंटी मिलती है कि उसे यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिल जाएगी ड्यू डेट के ऊपर। तो नॉन पेमेंट का जो रिस्क है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो कैश फ्लो होता है वो सेलर का वो काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि सेलर को इमीडिएट बेसिस पे फंड्स मिल जाते हैं, जिससे उसकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव जो हो जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर बेटर डिस्काउंट रेट्स। तो बिल को बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो जो सेलर है वो बैंक के साथ डिस्काउंट रेट के लिए नेगोशिएट कर सकता है, जिससे उसे एक अच्छा ऑफर जो है वो मिल सकता है। उसके बाद बात करें फोर बैंक्स की, बैंक्स को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। सबसे पहले बैंक को सिक्योरिटी मिल जाती है। जो गुड्स है, देखो जो गुड्स है ना जो सेल की गई है वो सिक्योरिटी का जो है वो काम करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए फर्नीचर सेल किया गया है तो जो फर्नीचर है वो सिक्योरिटी का जो है वो काम करेगा। अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो इस फर्नीचर को बैंक एक्वायर करके अपने पोजीशन में लेकर सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो बैंक को सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके बाद बैंक जो है अपने कंटीजेंट लायबिलिटी को भी जो है वो मैनेज कर पाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो सके, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर बैंक को कंटीजेंट लायबिलिटी का एक
प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे कि बैंक अपने जितने भी रिस्क या कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड उसको जो है वो मैनेज कर पाता है। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है बैंक के अपने कस्टमर के साथ, बायर और सेलर दोनों के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है उसको फैसिलिटेट जो है वो किया जाता है, जिससे कि जो आपका बैंक का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा कि बोरवर्स कौन हो सकते हैं और टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कौन हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे एक समरी बना दें पूरे चैप्टर की, तो बोरवर्स की अगर हम बात करें, बोरवर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो बोरवर एक इंडिविजुअल हो सकता है, बोरवर एक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे डिमांड लोन्स है, यहाँ पर हमारे टर्म लोन्स हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट वगैरह है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का डाउट आता है तो अभी आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ताकि अभी हम लाइव सेशन के अंदर इस डाउट को क्लियर कर सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लास के बाद भी जो है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, और ये हमारी बेसिकली जो है लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, हमारे सीसीपी के लाइव सेशन चल रहे हैं, जहां पर हम लोग सीसीपी के फुल सिलेबस को बहुत ही सिंपल वे में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से सीसीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलरली बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो फॉलो करना है। और जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हैं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी जरूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे हम ओवर करते हैं। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। कोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर बता देता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, आपको हमारे ऐप मिल जाएंगे और उस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर मैं ऐप के बारे में आपको बताऊं तो हमारी ऐप एंड्रॉयड यूज़र और एप्पल यूज़र दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से हमारे यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अभी हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट भी चल रहा है 82% तक का, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।